आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अश्वनी और हम आज 78 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 78। जैसा कि आप सभी को पता है कि मूल विधि यूपीएसआई के लिए कंप्लीट बुक करा रहे हैं, तो आप सभी इसको कंप्लीट देखिए और जो नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक चीज़ ध्यान रखें कि जितने भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर होते हैं, यानी कि जो व्याख्या होती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर एक क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर क्वेश्चन ये सेम नहीं आता है तो उस व्याख्या से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसे ध्यान से सुने। समय अगर आपके पास कम है तो अपना हेडफोन एक्टिव कर लें, हेडफोन लगाकर आप सुनते रहें। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो करते रहें, नो इशू। आपके पास अगर बुक है तो अच्छी बात है, आपका ये रिवीजन हो जाएगा, और नहीं भी है तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें। आपको ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे एग्ज़ाम नगर ऑफिशियल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। एग्ज़ाम नगर ऑफिशियल चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर का। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत न्यूनतम 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास की सजा किस अपराध से संबंधित है? 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए छोटे अपराध, ऑप्शन बी जघन्य अपराध, ऑप्शन सी गंभीर अपराध और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जघन्य अपराध, जघन्य अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 जो है आपका यूपीएसआई 2014 में पूछा जा चुका है। देखिए, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विधि संघर्षित किशोर। सी ऑप्शन सही है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। विधि संघर्षित किशोर बिल्कुल सही व्याख्या है। किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 2 के अंतर्गत जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें विधि संघर्षित किशोर कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2000 को प्रतिस्थापित किया जा चुका है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं, जो कि आपका यूपीएसआई 2011 में ये भी पूछा जा चुका है। चलिए, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्न में से किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो आपका सही है बिल्कुल वो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। व्याख्या देखें। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को बालक कल्याण समिति के समक्ष किसी पुलिस अधिकारी, किसी लोक सेवक और सामाजिक कार्यकर्ता या लोकात्मा से अभिभूत किसी नागरिक द्वारा पेश या प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 क्वेश्चन नंबर है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है? यहाँ पर 81 का ऑप्शन ए है धारा 3, ऑप्शन बी धारा 4, ऑप्शन सी धारा 5 और ऑप्शन डी धारा 6। तो बिल्कुल यहाँ आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि धारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत बाल कल्याण समिति की स्थापना का प्रावधान है? तो यहाँ पर जो आपका 82 का आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि धारा 27। व्याख्या अगर हम देखें इसका,
तो व्याख्या इस तरह है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत राज्य सरकार देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक बाल कल्याण समिति का स्थापना करेगी। बाल कल्याण समिति में एक महिला सदस्य सहित एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होंगे। किसी व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में 3 वर्ष से अधिक समय के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में कितने वर्ष से अधिक समय के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में कितने वर्ष से अधिक समय के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा? तो 4 ऑप्शन हैं जिनमें से बी बिल्कुल सही यानी कि 3 वर्ष। 3 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 क्वेश्चन है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत देखरेख और संरक्षण हेतु जरूरतमंद बालकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन हैं। पहला, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी। दूसरा, लोक सेवक द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कार्यकर्ता। और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा, ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था कितने वर्ष तक मान्य है? पंजीकृत संस्था कितने वर्षों तक मान्य है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 वर्षों तक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। व्याख्या देखें, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था 5 वर्ष तक मान्य है। बालकों की देखरेख करने वाली संस्था का पंजीकरण आवश्यक है। जो संस्था इसका उल्लंघन करेगी वह 1 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा, यानी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। भीख मांगने के प्रयोजन से बालकों को नियोजित करने वाले लोग दंडनीय होंगे। भीख मांगने के प्रयोजन से बालकों को नियोजित करने वाले लोग दंडनीय होंगे, यानी कि उनका दंड का प्रावधान यहाँ पर बताया गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना। ऑप्शन बी, 3 वर्ष तक का कारावास और 50,000 तक का जुर्माना। ऑप्शन सी, 7 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर सही है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि भीख मांगने के प्रयोजन से बालकों को नियोजित करने वाले जो लोग होंगे उनके लिए 5 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 87 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को, बीच में गैप है यानी कि जो आंसर है वहाँ पर आपको सेट करना है, के अनुपात में बांटने का सहमति बनी है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आंसर डी होगा, आंसर डी सही होगा, 55:45। चलिए व्याख्या अगर इसको देखें तो व्याख्या, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2015 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को 55:45 के अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है, जैसा कि आप सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षा का अधिकार
अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन। इसका आंसर होगा डी, बिल्कुल सही है, 2009। यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें 88 का, एक्सप्लेनेशन होगा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। उल्लेखनीय है कि संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया अनुच्छेद कौन सा, 21, आप सभी को पता होगा, अनुच्छेद 21 का ए जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार से, यानी कि मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया। यानी कि जो राइट टू एजुकेशन हमारा क्या है, मूल अधिकार है। ठीक है, तो कितने वर्ष की बात कहा गया है यहाँ पर, जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य होगा, बिल्कुल निःशुल्क होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ ये आर्टिकल ध्यान रखना किस आर्टिकल में दिया था, तो आर्टिकल है आर्टिकल 21 का ए। ठीक है, ध्यान देना, आर्टिकल 21 के ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, समेकित बाल विकास परियोजना ICDS के कार्यकर्ताओं के परीक्षण के लिए, बीच में गैप दिया है जहाँ पे आपको आंसर सही फिट करना है, के लिए शीर्ष संस्था है। इसके अलावा बाल अधिकार एवं महिलाओं की माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर रहेगा महिलाओं की तरक्की की रोकथाम पर प्रशिक्षण देने के लिए यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, तो यानी कि जो सार्क देश की प्रमुख संस्था भी है। तो यहाँ पर आंसर आपको बताना है कि यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लग रहा है और ये UPSI 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप समझ सकते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा है और किस तरह के क्वेश्चन UPSI में पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम या आयोग, बी राष्ट्रीय जन आयोग एवं बाल विकास संस्थान, सी महिला एवं बाल विकास विभाग, डी राष्ट्रीय बाल संरक्षण समिति। तो इसका बिल्कुल सही, आप जो सोच रहे हैं बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम व्याख्या की तरफ देखते हैं। व्याख्या जो है हमारा, व्याख्या क्या है, व्याख्या है समेकित बाल विकास परियोजना ICDS के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान शीर्ष संस्था है। इसके अलावा बाल अधिकार एवं महिलाओं की तरक्की की रोकथाम पर प्रशिक्षण देने के लिए यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क देशों की प्रमुख संस्था भी है। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है इसमें, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, समझ सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 90। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि UPSI 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो लेवल इसका देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन है, भारत सरकार की वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे बच्चों का संरक्षण करना है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता हो, उनके अलावा ऐसे किशोर को कानून का उल्लंघन करते हैं और वे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में रहते हैं उनका संरक्षण भी इस योजना का एक अंग है। ये बताइए वो कौन सा भारत सरकार का योजना है। UPSI 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय बाल संरक्षण कार्यक्रम, ऑप्शन बी दुर्गा वाहिनी, ऑप्शन सी किशोर न्याय बाल संरक्षण एवं देखरेख योजना, ऑप्शन डी समेकित बाल संरक्षण योजना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं।
व्याख्या आप देख सकते हैं, समेकित बाल संरक्षण योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे बच्चों का संरक्षण करना है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता हो। इसके अलावा ऐसे किशोर जो कानून का उल्लंघन करते हैं और वे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में रहते हैं उनका संरक्षण भी इस योजना का एक अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 91। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन है अनुसूचित जाति से संबंधित क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अनुसूचित जाति से संबंधित भी क्वेश्चन जो है काफ़ी आते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू किया गया? तो ये याद करने लायक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जनवरी 1990। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, जनवरी 1990। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। व्याख्या क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को 11 दिसंबर 1989 को अधिनियमित तथा 30 जनवरी 1990 को लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार करने के अपराध का निवारण करना है। इसके लिए इस अधिनियम में विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 कह रहा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा में पीड़ित को परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। धारा कौन सा होगा? 2। धारा 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को यदि कोई व्यक्ति अपना मकान, गांव या अन्य निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा तो वह दंडित होगा। यहाँ पे दंड की बात कर रहा है किसके? अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति किसी को भी अगर आप उसको मजबूर करते हैं, अगर आप उसको गांव छोड़कर उसका निवास छोड़कर जाने को मजबूर करते हैं तो यहाँ पर दंड का प्रावधान क्या होगा ये बताइए। 93 का बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, यानी कि दोनों हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 जो कि ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2011 में पूछा गया है, तो ध्यान से देखें इसे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में उल्लेखित अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करने पर निम्न में से कौन दंड का भागी होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन भागी होगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको और 3 जो है आपको नहीं दिख रहा होगा वो, लेकिन ए जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। ए तो आपको दिख रहा है, कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए आपको हम चारों ऑप्शन या फिर व्याख्या भी दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ये भी है, लेकिन ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये रहा व्याख्या आपके सामने। व्याख्या है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। अच्छा, ये जो अधिनियम है वो आपको आई होप याद हो गया होगा 1989, क्योंकि ये बार बार आपके सामने आ रहा है। तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 4 के अनुसार कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से जिसकी, यहाँ पे ध्यान देना, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु जो 1 वर्ष तक 12 माह की बात कर रहा है, 1 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 कह रहा है यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये रहा 24 महीने, 3 महीने, 12 महीने, 6 महीने। तो यहाँ ये देखिए यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, ध्यान देना, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी बिल्कुल सही होगा। सी आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी कि 12 महीने। ठीक है, 12 महीने इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 96 का। 96 का जो क्वेश्चन है ये भी आपका यूपीएसआई 2017 में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना खास आपके लिए हो सकता है वीडियो। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट भी कर देना और शेयर भी अपने दोस्तों में ज़रूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 96। यहाँ पे 96 जो है आपको यहाँ पर आंसर क्या होगा, सबसे आगे ही आपको डैश यानी कि खाली स्थान दिया हुआ है, ने, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आप देख सकते हैं ने वनवासी अनुसूचित जनजातियों एफडीएसटी के वन अधिकारों को मान्यता दी और एफडीएसटी लोगों को वन भूमि पर अधिकार दिलाया। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए वन अधिकारी, ऑप्शन ए वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, व्याख्या भी दिया हुआ है तो आप यहाँ से रीड कर लीजिए। व्याख्या देखिए, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारस्परिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 ने वनवासी अनुसूचित जनजातियों एफडीएसटी के वन अधिकारों को मान्यता दी और एफडीएसटी लोगों को वन भूमि पर अधिकार दिलाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 97। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 कह रहा है निम्न में से कौन सा से कथन गलत है। 97 का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये, तो देखिए इसमें से कौन सा गलत है। पी, भारत में अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशिष्ट है जैसे कि संविधान द्वारा मान्य है। और पी क्या कह रहा है, पी कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सभी राज्यों में से पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। अब बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से सिर्फ पी यानी कि केवल जो पी है यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या देखते हैं इसका। भारत में अनुसूचित जनजाति की सूची राज्य विशिष्ट है जैसा कि संविधान द्वारा मान्य है। कथन गलत है, क्या है, कथन गलत है क्योंकि अनुसूचित, अब देखना ध्यान से देखना इसको बिल्कुल अटेंशन होके, क्योंकि अनुसूचित जनजाति संबंधित विषय संसद के द्वारा बनाया जाता है। अनुसूचित जनजाति से जो संबंधित जो विषय है वो संसद द्वारा बनाया जाता है, अतः कथन पी गलत है। अतः कथन जो है पी गलत है। ठीक है, पी क्या है, गलत है। और उसके बाद अच्छा यहाँ पे गलत जो पूछा, गलत पूछा है इनमें से ना, जो गलत है उसको बताना था। चलिए पी गलत है। और नेक्स्ट जो आपका क्यू था वो क्या था कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सभी राज्यों में से पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत 31.9% है। इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि अनुसूचित जातियों पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, अनुसूचित जनजाति पर भी आता है। ठीक है, बालकों के संरक्षण से भी आता है
और महिलाओं की संरक्षण से भी आता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, पर्यावरण संरक्षण से भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो व्याख्या है, यहाँ पे कह रहा है कि कितने प्रतिशत यहाँ पे आबादी है अनुसूचित जाति की 31.9% यहाँ की आबादी है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सर्वाधिक कहाँ पर है? पंजाब में है 31.9%, जबकि न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य जो है 0.1। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 0.1 कहाँ पर है? तो ये मिजोरम में है। कहाँ पर है? मिजोरम में। सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश और मिजोरम है। अतः कथन क्यों सही है, इसलिए विकल्प सी सही होगा। ठीक है, तो चलिए, आपका बहुत बहुत आभार। और आपने अगर ये पूरा वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो बहुत ही आपको लाभ होने वाला है, और आप रिवीजन पर्पस से आप बार बार इसे देखते रहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है आपको बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। ठीक है, तो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप इसको बार बार रिवाइज करिए। नेक्स्ट मिलेंगे आगे के क्वेश्चन में, 97 से आगे क्वेश्चन में मिलेंगे कल। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, नॉलेजफुल लगता है, तो प्लीज़ कमेंट भी करके बताएं, क्योंकि कमेंट जब आप करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।